जेई मेन सर पे है और अभी तक तुम्हें नहीं पता है कि एग्जाम हॉल में कंडक्ट कैसे करना है। एक फैक्ट को जान लो, अगर 100 लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उनमें से 90 स्टूडेंट्स उनके मॉक टेस्ट से कंपैरेटिवली कम स्कोर करते हैं, बिकॉज उन्हें एग्जामिनेशन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं पता है। उन्हें एग्जाम से पहले कैसे एक दिन बिताना होता है वो बिल्कुल नहीं पता है। काउंटलेस ऑफ पीपल आई हैव सीन इन माई लाइफ, मेरी प्रिपरेशन के टाइम जिन बच्चों को मैंने मेंटर किया कि वो मॉक टेस्ट में 150, 160, 170 स्कोर करते थे और एक्चुअल पेपर में उनका स्कोर आता था 100 या 120 के साथ। मैं मेरी पर्सनल स्टोरी भी तुम्हें बताता हूं कि जब जेई मेन का लास्ट का टाइम था तो मैं बीएमसी में था एंड कॉन्स्टेंटली 300 प्लस का स्कोर हासिल कर रहा था। तब एग्जाम 360 का होता था एंड मेरा लास्ट जो मॉक टेस्ट हुआ था वो इतना बढ़िया हुआ था कि मेरे को 315 स्कोर आया था। इमेजिन कर सकते हो 315 स्कोर आउट ऑफ 360। एक्चुअल जेई मेन एग्जामिनेशन में मेरा स्कोर आया सिर्फ 220। अब इसका सबसे बड़ा रीजन मैं एग्जाम स्ट्रेटेजी को ही मानता हूं, बिकॉज मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी एग्जामिनेशन अटेम्प्टिंग में, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा और रिजल्ट हुआ 100 मार्क्स से मेरे नंबर कम हो गए। 200 प्लस मार्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, मेरी काफी अच्छी रैंक आई थी। बट अगर आपके मॉक टेस्ट में ही स्कोर 150 या 160 आ रहा है तो अगर आपके 60-70 नंबर घट गए तो शायद आप कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाओगे एंड उसकी बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो मैंने लिखा है, टॉपर फेल हो गया। एक्चुअली मेरी कोचिंग में जहां पे मैं 11th में पढ़ा था वहां पे एक स्टूडेंट था, काफी टॉपर था, काफी अच्छे मार्क्स लेके आते थे। वो मेरे से 1-2 रैंक पीछे ही रहता था, बट जेई मेन से एक दिन पहले उसने इतने ज्यादा ब्लंडर्स किए बीइंग अ टॉपर, बीइंग अ पर्सन जो खुद जेई के मॉक टेस्ट में 200 के आसपास स्कोर कर रहा था। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि उसके आए 100 से थोड़े ही मार्क्स एंड उसका मोरल इतना डाउन हुआ कि उसने सीधे जेई मेन के बाद ही ड्रॉप ले लिया। इससे बुरा क्या ही होगा। अब उसकी सिचुएशन क्या थी, बेसिकली उसके साथ ये हुआ था, मतलब ये आपने मीम देखा होगा। सो उसने कुछ गलतियां करी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतना ज्यादा रैंडम हो गया, उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ने लगा कि वो लास्ट डे में फुल फ्लेजेड 10-12 घंटे उसने पढ़ाई की कि उसको ऐसा लग रहा कि मैं मिस कर दूंगा, मेरे पास जितना टाइम है ना एग्जाम पहुंचते पहुंचते मेरे को तो अब सब पकड़ना है, मैं मिस कर रहा हूं, मेरे से कुछ चीजें रह जाएंगी, आते हुए मेरा स्कोर कम हो जाएगा। 10-12 घंटे पढ़ा। ही टोल्ड मी कि उसने उस दिन 3 मॉक टेस्ट दे डाले, राइट। देर 2-2 घंटे बैठ बैठ के 3 मॉक टेस्ट दे दिए कि भाई बस आदत पड़ जाए एग्जाम देने की। ही डिडंट स्लीप वेल, सोया ही नहीं, ये सोच के कि कहीं मैं सो गया तो गहरी नींद में उठा, लेट उठा तो कहीं पता चला कि मैं एग्जाम सेंटर नहीं पहुंचा। एंड भाई नींद तो नींद है, पता चला 3-4 बजे जाके उसको नींद आ पाई एंड वो सच्ची में लेट उठा। मतलब 9 बजे के पेपर में वो एग्जाम सेंटर पहुंच रहा है 8:45 पे हड़बड़ी में। मतलब पूरा दिन ही पैनिक से शुरू हुआ है, एक दिन पहले भी पैनिक है। वो पैनिक इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो गया कि एग्जाम फेल हो गया, बहुत बुरा स्कोर कर पाया। वो बंदा बताता है कि वो सिर्फ 1 घंटा एग्जाम में सीरियस रह पाया, उसके बाद तो वो ब्लैंक था। उसके बाद वो इतना ब्लैंक था कि जेई जैसे एग्जामिनेशन में उसने एग्जामिनर से बोला कि मुझे बीच में ही जाना है, मेरे से झेला ही नहीं जा रहा है ये एग्जाम का एनवायरनमेंट। और वो बैठा रहा, टाइम पास करता रहा, कुछ भी भरता रहा ओएमआर शीट में और आ गया। उसको पता था कि अब उसका जेई नहीं होगा। अब तुम ये गलती ना करो तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। बहुत शॉर्ट में ये वीडियो को मैं कवर करता हूं, बट एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी इज अ सीरियस थिंग, दिस इज अ बिग थिंग एंड तुम प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूं, जो भी इस टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो इसको फॉलो करते होंगे या इसके जैसे होंगे वही इतने बेवकूफ होंगे कि वो स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे या फिर ये मिस्टेक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो क्या मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें लास्ट डे पे अवॉइड करनी है। मतलब अगर एग्जामिनेशन तुम्हारा 22 को है तो 21 को क्या मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है वो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। बिकॉज जो मेरा कोचिंग वाला फ्रेंड था उसने ज्यादा ब्लंडर एक दिन पहले ही किए थे, तभी उसका स्कोर इतना खराब हुआ था। अब ये कुछ पॉइंटर्स पे मैं तुम्हें बात करता हूँ। फर्स्ट इज शेड्यूल, कि उसका लास्ट दिन ही इतना बेकार था कि उसका सारा पैनिक मोड हो गया। आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए कि लास्ट डे में भी आपको अर्ली मॉर्निंग उठना ही पड़ेगा एंड आपको ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आज ही आपका एग्जामिनेशन है, इसलिए आलस वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा। एटलीस्ट माइंड को एक दिन तो एग्जामिनेशन जैसा ट्रीट कराओ। एग्जामिनेशन जैसा ट्रीट कराने का मतलब है कि अगर नेक्स्ट डे एग्जामिनेशन डे पे आपका डिसाइडेड है कि आप 6 AM उठोगे तो आप उस दिन भी 6 AM पे ही उठो, राइट। वरना कुछ फायदा नहीं है। आपका शेड्यूल पूरा क्लीन होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ इस दिन नो पढ़ाई, थोड़ा बहुत रिवीजन ठीक है बट आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है। आपको बस
एक्टिव रहना है पूरे दिन। एक्टिव रहने का मतलब क्या है कि स्मॉल रीडिंग्स कर ली ज्यादा से ज्यादा, या फिर थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स, हैंडबुक्स वगैरह को बस कैजुअली रिवाइज करो, बट कोई सीरियस पढ़ाई नहीं करनी है। ये पहली चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। देन दूसरा आता है एनर्जी लेवल्स। अब भाई तुम्हें लास्ट डे और एग्जामिनेशन डे में एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रखने पड़ेंगे, बिकॉज एग्जाम बहुत हाई एनर्जी कंजम्पशन करता है, राइट? आपकी एनर्जी को चूस लेता है। एंड अगर आपकी एग्जाम से एक दिन पहले स्ट्रेस के चक्कर में एनर्जीज डाउन है तो उसका इंपैक्ट एग्जाम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो, एक बात को समझो कि 200 मार्क्स की कैपेसिटी या फिर आपके अंदर क्षमता है 200 मार्क्स लाने की, और आप 200 मार्क्स एक्चुअल में लाओगे, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड डिफरेंस, ये सारे पैरामीटर्स ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो डिफरेंस से बचने के लिए एनर्जी लेवल्स हाई रखो। अब कैसे रखने एनर्जी लेवल हाई? गुड फूड खाओ, अच्छा फूड खाओ, लाइट फूड खाओ, घर का फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ। इस दिन कोई दिक्कत नहीं है कि आप अगर जूसेस वगैरह भी ले लो, कि भाई नॉर्मल जूसेस वगैरह पी लिए ताकि एनर्जी लेवल्स हाई रहे, राइट? एंड थर्ड थिंग जिसका ध्यान रखना है कि सिर्फ एक जगह में आपको बहुत ज्यादा एक्टिव और पढ़ाई करने को बोलूंगा, वो है टेस्ट स्लॉट। मतलब आपका अब एडमिट कार्ड मिल जाएंगे आपको, जिस भी स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन पड़ा है, दो ही ऑप्शन होंगे, 9 से 12, 3 से 6, उधर आपको टेस्ट देना ही देना है। अब आप बोलोगे कि यार मेरे को स्ट्रेस आ सकता है टेस्ट देने से मैं शायद पैनिक हो जाऊं। मे बी वो टेस्ट ऐसा हो कि आपके नॉर्मली 160 मार्क्स आ रहे हो, बट उस टेस्ट में शायद 120 आ गए, आप तो पूरा स्ट्रेस होकर बिल्कुल बेकार कर दोगे प्रिपरेशन। इसका एक तरीका है कि आप क्या कर सकते हो ना, आप टेस्ट तो जरूर दो, बिकॉज आपको माइंड को एक्टिव करना है। आप चाहो तो टेस्ट देके बस उसको क्लोज कर देना, डायरेक्ट विंडो क्लोज कर देना, कुछ मत देखो उसके आगे। उस टेस्ट में आपने क्या किया, क्या परफॉर्म किया, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं भाई मैच्योर बंदा हूँ, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अगर कम भी आएंगे, दिस इज वन ऑफ जस्ट दी केस, क्यों कम आए मैं उसको जल्दी रेक्टिफाई कर लूँ, एनालाइज कर लूँ, तो ठीक है। बट इनकेस तुम बहुत डरने वाले बच्चे हो तो सिर्फ टेस्ट तो दो ताकि माइंड आपका एक्टिव रहे, बट उसके बाद आप कुछ मत करना, आप उसका स्कोर भी चेक मत करना, एनालिसिस तो बहुत दूर की बात है। अब अगला जो सबसे बड़ा डेविल है लास्ट डे में, वो है सोशल मीडिया। अब यार इस दिन क्या होता है ना, हर किसी को व्यूज चाहिए होते हैं, लास्ट डे पे वीडियोस की भरमार होगी। क्रिएटर्स हम जैसे लोग तो छोड़ो, कोचिंग्स भी आपको वीडियोस भेजना शुरू कर देंगे। मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगा कि, इसलिए ही मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूं कि इन लास्ट दिन पे आप वीडियोस को मत देखो, राइट? बिकॉज सबका अपना अपना गणित होता है, कोई अपनी मिस्टेक्स बताएगा, कोई अपनी थीसिस बताएगा, कोई एग्जाम प्रिडिक्शंस देगा। एंड अगर आपका फर्स्ट डे नहीं है एग्जाम, मतलब आपका अगर सब्सिक्वेंट डे एग्जाम है, मतलब 22 के बाद है, तो आपके पास इतना एनालिसिस का प्रेशर होगा जिसका कोई जवाब नहीं है। तो एक आध वीडियो अगर आपने देखा कि मेरा पिछले पेपर्स कैसे आ रहे हैं, पिछले पेपर्स को देख लिया, वो बात सही है, वो ऑब्वियस है, शायद मैं भी उन चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, बट स्ट्रेटेजी वीडियो से दूर रहना, बिकॉज अब स्ट्रेटेजी का कुछ फायदा नहीं होगा। अब आपको आपकी ओन डिसाइडेड स्ट्रेटेजी पे ही वर्क करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्टली इन सबसे लिंक्ड है स्ट्रेस वाला पार्ट। स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर दो, बिल्कुल भी एग्जामिनेशन के लिए मत सोचो। एंड स्ट्रेस बेसिकली बता देता हूँ किन किन चीज़ों से होता है। कुछ फ्रेंड्स से होता है कि भाई वो बताते रहते हैं एग्जाम का डर लग रहा है, एग्जाम का डर लग रहा है, फियर मॉन्गलिंग करते हैं। या फिर स्ट्रेस आता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखने से, स्ट्रेस आता है ओवर थिंक करने से। कुछ भी मत करो। मतलब मेरे बहुत से लोग तो रेकमेंड करते थे, मेरे कोचिंग की टीचर रेकमेंड कर देते थे कि मूवी देख लो लास्ट डे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड प्लीज़ सेकेंड हाफ में तो किताब को खोलना ही मत। एंड इससे फायदा क्या होगा कि जब तुम इतने सुबह उठे होगे, पढ़ाई भी बंद कर दी होगी, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें 11-12 तक नींद आने लगेगी, एंड वही तुम्हें नीडेड था। तो ये हो गई लास्ट डे की बात। अब एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, ये लास्ट डे को तुम ऐसे कंटिन्यू कर लेना, नेक्स्ट मॉर्निंग भी प्लीज कोशिश करके सुबह 6-7 बजे उठ जाना। अगर मॉर्निंग स्लॉट में एग्जाम है एंड 5 से में सेंटर है तो ठीक है, वरना तो और जल्दी उठना पड़ेगा। एंड 1 घंटे पहले पहुंच जाना, बट लास्ट मिनट मत पहुंचना, बहुत पैनिक होता है। वो इतना स्ट्रेस होता है ना आपको कि अगर आप लेट हो गए तो आप पूरे रास्ते पर वही सोचते रहोगे, लेट हो गया, उससे कुछ फायदा नहीं है। टाइम से आराम से पहुंच जाओ, बट रिवीजन करना चाहो तो करना, वरना शांति से बैठ के खड़े रहो। जस्ट थिंक ऑन योर ओन सेल्फ, आपने क्या किया, एनालिसिस वगैरह करते रहो, बट इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। एग्जाम स्ट्रेटेजी के 3 मंत्राज मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी वाइंड अप करता हूं। ये एग्जाम देने की स्ट्रेटेजी के, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। पहला मंत्र जो इसमें है वो है ओवरव्यू एंड सब्जेक्ट सीक्वेंस। इसका क्या मतलब है कि आपको बहुत जल्दी एक ओवरव्यू लेना है। अब तो डिजिटल एग्जामिनेशन है, आप बहुत जल्दी स्क्रॉल कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू नो क्वेश्चन पेपर का स्टेटस क्या है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन, आपको क्या ये क्वेश्चन पेपर इजी लग रहा है, या फिर आपको मॉडरेट लग रहा है,
या फिर आपको ये क्वेश्चन पेपर ऐसा तोते उड़ाने लग रहा है कि भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ गया, इससे क्या होगा ना, आप अपना माइंड मेकअप कर पाओगे कि भाई मान लो कि पेपर आपको ईजी लग रहा है, दैट मीन्स कि आपको समझ में आएगा कि यार ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट पेपर है, भाई मेरे को तो ये 50% पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स कि बहुत स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, राइट। या फिर मॉडरेट है, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, दैट मीन्स कि कॉम्पिटिटिव होगा पेपर, जितना ज़्यादा स्कोर खींच सकते हो उतना खींचो, राइट। तो एक बहुत सिंपल ओवरव्यू लो, एंड ओवरव्यू लेते लेते ना तुम सब्जेक्ट सीक्वेंस भी तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि सारे सेक्शन ही करने, आप अपना मॉक टेस्ट वाला ही सीक्वेंस रखें, राइट। जैसे मेरा मॉक टेस्ट का हमेशा सीक्वेंस था केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन मैथ्स। मैंने यही सीक्वेंस को अपनाया एंड इसमें कुछ चेंज नहीं किया, एंड आप भी यही कर सकते हो। बट अगर कुछ ऐसा लग रहा है, बट ऑब्वियस ये मैंने एडवांस में गलती की थी, बट पेपर देख के शायद कभी कोई कॉन्शियस डिसीजन आए कि नहीं यार केमिस्ट्री में को करता तो हूँ, बट यहाँ तो बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रही, मैं पहले किसी और जगह से अपने मार्क्स पक्के कर लेता हूँ, तो वो कर लेना। ये दो चीज़ें पहले 5-6 मिनट में ही हो जानी चाहिए। सेकंड मंत्रा क्या आता है कि भाई आपको इजी क्वेश्चंस को हंट करना है, ठीक है। अब ये बताते सब है, अब ऐसी हरकतें मत करना, मतलब डोंट बी लाइक दिस, इतने शॉक्ड मत हो जाना कि भाई तुम पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हो कूल बनने के लिए। डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने तुम्हें ना। कभी भी पूरा एक सब्जेक्ट को भी मैं तो बोलूंगा कि एक साथ मत खत्म करो कि उस सब्जेक्ट के इजी कर लिए, फिर मॉडरेट कर लिए, फिर डिफिकल्ट कर लिए, राइट। बिकॉज मैंने क्या किया था, मैंने केमिस्ट्री को बहुत टाइम दिया था, 97 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 120, बट कुछ फायदा नहीं हुआ था, मैथ्स मेरा स्किप हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चन ही कर पाया था। तुम्हें हंट करना है कि तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने हैं जो इजी हैं, राइट। तो फर्स्ट इन एंटायर पेपर यू हैव टू हंट इजी, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी। जो मैं तुम्हें बता दूं, अगर जेई मेन है तो लगभग 40% से 50% होते हैं। अब इजी सबके लिए रिलेटिव होता है, मतलब मेरे लिए शायद 40% पेपर इजी हो, तुम्हारे लिए 20 हो, बट वर्स्ट केस में 30% पेपर तो होता ही, मतलब 100 नंबर से 120 नंबर का तो ईजी है। देन मॉडरेट डिफिकल्टी के पूछ लो कि भाई मॉडरेट डिफिकल्टी के कर लो, जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो पढ़ के कि यार चांस दे सकते, थोड़ा बहुत टाइम दे सकते, एंड फिर टाइम बचे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन करने हैं। इजी क्वेश्चंस को आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं देना है, मैक्स 2 मिनट के आसपास ही देना, उससे ज़्यादा नीडेड नहीं है। एंड लास्ट जो मंत्रा है वो है टाइम मैनेजमेंट। देखो मैंने यहाँ ही सबसे बड़ा ब्लंडर किया था, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने केमिस्ट्री को दिए थे लगभग 45 to 50 मिनट्स, देन मैंने फिजिक्स को बहुत टाइम दे दिया था, फिजिक्स को ही मैंने शायद 1 आवर प्लस 20 मिनट दे दी होंगी। तो मेरे पास मैथ्स के लिए ना लिटरली कितना टाइम बचा होगा, ये मुश्किल से मेरे पास मैथ्स के लिए 50 मिनट्स बचे थे, एंड उसमें भी आपको OMR फिल करनी पड़ती है, जो खुद 2 मिनट का टाइम होता था मेरे टाइम पे। तो मैथ्स को मिले ही 30 मिनट, तो मैं कहाँ से उसमें कर लूँगा जहाँ पे जिसको 1.5 घंटा तक लोग देते हैं। इसलिए मैं सिर्फ 14 क्वेश्चन कर पाया, 14 या 15 याद नहीं है मुझे, एंड शायद एक आध गलत हुआ, बाकी सारे क्वेश्चन सही हुए। बट अब सोचो बच्चे हुए जो 15 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, उसमें से अगर 6-7 भी ईजी होते तो 7 4 28, मेरे स्कोर 250 के आसपास पहुंच जाता, जो और बढ़िया हो जाता। अब तुम्हें भी यही करना है कि भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, पहली बात तो सब्जेक्ट वाइज टाइम तुम्हें पता ही है क्या होता है, वो हर कोई बता रखा है। सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है पर क्वेश्चन वाले में, कि पर क्वेश्चन आपने ना सही टाइम अलॉट नहीं किया। आपको पता ही है कि पर क्वेश्चन कितना टाइम देना है। इन दो चीज़ों का ध्यान दोगे एंड सीक्वेंस में सॉल्व करोगे, ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट के, तो कभी भी गलत नहीं होगा। फाइनली कुछ रिवॉर्डिंग टिप्स मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप लास्ट तक रुके हो। चैनल को पहली बात तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, राइट। बहुत अच्छा कंटेंट हम बना रहे हैं, एंड इसके साथ साथ जो मेजर तुम्हें फोकस करना है रिवॉर्डिंग टिप्स में, वो पहली बात तो तुम्हारा रफ वर्क है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, क्योंकि ये अब तुम्हारे पास फिजिकल क्वेश्चन पेपर नहीं है, कुछ शीट्स मिलेंगी, उस शीट्स में ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि केमिस्ट्री सॉल्व करते करते रफ वर्क 50-60% खत्म हो गया, वो शीट शायद ना मिले आपके एग्जामिनेशन सेंटर में। देन जो भी बेसिक नीड्स हैं, या फिर वॉशरूम जाना वगैरह जो भी है, वो प्लीज करके बैठना। उस समय प्रेशर में मत आना। बहुत बार होता है बच्चों के संग कि वो लास्ट मिनट में उनको एग्जाम के चक्कर में प्रेशर आने लगता है, वॉशरूम आने लगता है, वहां से भी दिक्कतें होती हैं। देन आपको जो पेन वगैरह मिले, अगर एग्जाम सेंटर पे मिलता है तो उसको चेक कर लेना। ऐसा नहीं हो कि भाई 10 मिनट पागल हो गए, मैं मेरा पेन ही नहीं चल रहा, कोई आपको दूसरा पेन ही नहीं दे रहा है, ये फालतू की चीज़ों से बाहर रहना। एंड एग्जाम में सबसे बड़ी टिप यही है, क्लियर लिख देता हूँ, ऑब्सेस्ड मत होना किसी स्कोर से कि ये स्कोर तो मुझे लाना ही है, मुझे 180 लाना ही लाना है।
आपको पता है लास्ट टाइम में आपने देखा होगा कि कुछ एग्जामिनेशन में 180 पे भी 99 परसेंटाइल आई थी, कुछ में 220 पे 99 परसेंटाइल आई थी। तो कितना बड़ा वेरिएशन है, 40 नंबर का वेरिएशन है। ऑब्सेस मत हो, जैसा पेपर हो उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आगे भी बहुत टिप्स आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी एडवांस बचा हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट भी बचा हुआ है, साथ ही साथ बोर्ड्स भी बचे हुए हैं।